हम शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10 साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 है एंड इट्स फ्रॉम केमिस्ट्री। इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में कवर करने वाले हैं और इस चैनल पे हमने और भी कुछ चैप्टर्स वन शॉट में कवर किए, जैसे कि ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हेरिडिटी एंड ऑल्सो लाइफ प्रोसेस। बच्चों, ये जो चैप्टर्स है वन शॉट में कवर हुआ है, लेकिन बहुत लंबे वीडियोस हैं और 100% आपका टेक्स्ट बुक कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसे जाकर के ट्राई जरूर करना। एंड हाँ, हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसपे आपको सभी नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंदर बच्चों कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब ये जो चेंजेस हैं, इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि जो चेंज हुआ है ये ना टेम्पररी हुआ है, या फिर मैं कह सकता हूं परमानेंट चेंज हुआ है। जरा अच्छे से समझना, चेंजेस दो प्रकार के हो सकते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। तो बोलोगे भैया यहाँ पे फिजिकल केमिकल क्या लिख दिया? देखो, केमिकल चेंज को हम परमानेंट चेंज बुलाते हैं, फिजिकल चेंज को हम टेम्पररी चेंज बुलाते हैं। भैया ये फिजिकल चेंज या फिर जो टेम्पररी चेंज होता है, ये कैसा चेंज होता है? तो अगर मान लो कुछ पैरामीटर, जैसे कि स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्रेशर में, टेम्परेचर में खाली बदलाव आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहां पे फिजिकल चेंज हो रहा है, टेम्पररी चेंज हो रहा है, हमेशा के लिए नहीं बदला है। अच्छा, केमिकल चेंज में क्या होता है? नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, एकदम कॉम्पोजिशन बदल जाता है पुराने वाली चीज का। जैसे ये कच्चा आम था, ये अलग लगता था खाने में, ये पका आम ये अलग लगता है खाने में, नया सब्सटेंस बन गया, नया कॉम्पोजिशन ही बदल गया। ऐसे नहीं कि आम का चीकू हो गया, आम का आम ही रहा, लेकिन इसका टेस्ट बदल गया, अंदर के अंदर अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं। समझ रहे हो? बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, खैर ये चीज तुम अपने नोट्स में लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। और अब बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जिससे हमें चीजें समझ में आएंगी। मान लो बच्चों, सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस का वाटर बन रहा है, जरा अच्छे से सोचना। बर्फ है, उसका पानी बन रहा है। क्या इस पानी को वापस बर्फ बनाया जा सकता है? तुम बोलोगे बिल्कुल हाँ भैया, फ्रीज कर देते हैं। तो ये एक फिजिकल चेंज है, ये एक टेम्पररी चेंज है। यहां पे कोई नया चीज नहीं बना। बर्फ का फॉर्मूला H2O, पानी का फॉर्मूला H2O, लिक्विड वाटर का H2O, दोनों पानी ही है, एक्चुअली H2O ही है। तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जिससे और क्लियरिटी आएगी। दूध था, उसका दही बना दिया। अच्छा, दूध मीठा होता है, दही थोड़ा खट्टा होता है, दोनों के अंदर केमिकल कंपोजिशन का अंतर है, कंपोजिशन बदल गया है, तो इसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे बच्चों। एक कच्चा फल था, वो पक रहा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इट्स अ केमिकल चेंज। तो मैं पहले मैं एग्जांपल ले चुका हूं, इसका टेस्ट अलग रहेगा, अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हुआ है, ठीक है, कंपोजिशन बदल गया। बच्चों मान लो एवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का वेपर बन रहा है, गैस बन रहा है, तो लिक्विड में भी H2O है, वेपर जब बन जाएगा तो भी H2O है। कोई भी नया चीज नहीं बनेगा, बस स्टेट बदला है यहां पे, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे मेरा ये भैया ये काम नहीं कर रहा, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा मार देते हैं एक बार तो ये काम करने लगता है। अच्छा, ये ग्लास का एक टुकड़ा है, ये ग्लास का टुकड़ा टूट गया मान लो, ठीक है, ग्लास जो है ये टूट गया, तो यहाँ पे ग्लास के कुछ टुकड़े हैं। तो देखो, टूटने से पहले भी ग्लास था, टूटने के बाद भी ग्लास है, तो यहाँ पे कोई भी नया चीज नहीं बना है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। बच्चों कैंडल को बर्न कर रहे हैं, वैक्स को मेल्ट नहीं कर रहे। देखो, मैं इस वैक्स को मेल्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैंडल को बर्न करने की बात कर रहा हूं। तो कैंडल को जब मैं बर्न करूंगा तो इस पॉइंट पे कुछ कुछ गैसेस बनेंगे, यस नो? बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, यहाँ पे वैक्स है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, कुछ नए गैसेस बन रहा है, तो इट्स अ केमिकल चेंज। बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल चेंज है। तुम्हें बताना है क्यों, नीचे कमेंट्स में। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ पेपर, ये भी एक केमिकल चेंज है। तुम्हें नीचे कमेंट्स में बताना है कि क्यों इट्स अ केमिकल चेंज। कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं बच्चों तुम लोगों से मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर परमानेंट चेंज, इनमें से कौन सा परमानेंट चेंज है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ ए एंड बी, नन। तुम्हें नीचे कमेंट्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बोथ ए एंड बी या नन। आई रियली होप कि यहां तक तुम्हें बेसिक क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। मतलब ये जो हमारा टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? मान लो कि बच्चों मेरे पास कोल था, इस कोल के अंदर कार्बन होता है और इसको मैंने जला दिया, तो आसपास के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न होगा और मुझे बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को सबसे पहला सवाल है कि हम डिफाइन कैसे करेंगे, दूसरा सवाल है कि लिखते कैसे हैं, और तीसरा सवाल है कि क्या कुछ रूल्स भी हैं।
तो उन्हीं तीन चीजों के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले आप एग्जाम में डिफाइन कैसे करोगे, कैसे इसका डेफिनेशन लिखोगे? तो तुम लिखोगे अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और नए सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं? नए बॉन्ड्स के साथ। तो जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड बन गया है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। नया सब्सटेंस बना है, उसके बीच में नई बॉन्डिंग है, रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे हम केमिकल इक्वेशंस को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ सके। तो बच्चों, मान लो कि ये कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट है, और मेरे पास ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, इसका मतलब सॉल्यूशन है, मतलब कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जिसको मैंने पानी में मिला दिया है, तो एक सॉल्यूशन बन गया है। और मेरे पास जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स है, मतलब जिंक के छोटे छोटे से टुकड़े हैं। अब यहाँ पे जो ये कॉपर होता है ना, कॉपर सल्फेट के अंदर यहाँ पे Cu जो होगा इस कॉपर सल्फेट के अंदर, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पे देखने दो। हाँ, यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा। तो ये जो Cu है वो Zn से कम रिएक्टिव है, कम ताकतवर है, मतलब Zn ज्यादा ताकतवर है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस कॉपर। तो जब ये रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ग्रेइश दिखाया मैंने, कलरलेस। तो वो एक जिंक सल्फेट है, और ये जो छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है ये कॉपर है। अभी यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ है, कुछ नया बना है, ठीक है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं? तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब सिंपली मैं वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूं रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने कह दिया एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक डस्ट, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट और कॉपर, दिस गिव्स। ये आर का मतलब क्या है? गिव्स। तो जब इसमें मैंने ये मिलाया तो इससे मुझे ये मिला और ये मिला। अब जरा ध्यान से समझना, यहीं पे तुम्हें मैं एक्वियस सॉल्यूशन समझा देता हूं क्या होता है। मान लो बच्चों तुम्हारे पास ये नमक है, तो तुम इस नमक को क्या बोलोगे? NaCl। लेकिन अभी अगर NaCl बोलोगे, तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है मान लो, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में तुमने ऐसे नमक डाल दिया है, ठीक है, और तुम क्या करते हो? पानी डालते हो इसके अंदर। तो अब तुम क्या बोलोगे? भाई साहब, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें कुछ सॉल्यूट है, कुछ सॉल्वेंट है, और तुम्हें क्या मिला है? एक सॉल्यूशन मिला है। एम आई राइट? तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? तुम बोलोगे भैया यहाँ पे जो सॉल्ट है मतलब जो NaCl था वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है बच्चों? पानी, H2O। और सॉल्यूशन क्या मिला तुम्हें? नमक, पानी। समझ रहे हो? NaCl प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको मैं एक्वियस सॉल्यूशन बोल सकता हूं, क्योंकि सॉल्ट यहाँ पे जो है वो सॉल्यूट का काम कर रहा है, पानी में मिलाया हुआ है या फिर किसी भी चीज में मिलाया हुआ है, ठीक है। तो एक्वियस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रियली होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज में डिसॉल्व किया गया है, जो भी सब्सटेंस आपको दिया है, जो भी सॉल्ट या जो सब्सटेंस है उसको किसी चीज में डिसॉल्व कर दिया है। अच्छा, दूसरा एक और तरीका होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सिंपल सा तरीका है इक्वेशंस को केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से लिखने का। जैसे मान लो CuSO4 कॉपर सल्फेट था हमारे पास, जिंक था हमारे पास, ZnSO4 जिंक सल्फेट मिला, हमें मिला, और कॉपर मिला। तो इससे हमने एक केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, राइट? दिस इज केमिकल इक्वेशन। अब एक दो सवाल पूछता हूं और तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या रूल्स है, कैसे आप कोई भी केमिकल इक्वेशन बना सकते हो अगर आपको रिएक्शन दिया है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कोल विद ऑक्सीजन? कमेंट्स में नीचे आंसर दे देना। और कंप्लीट द रिएक्शन CuSO4 प्लस डैश गिव्स अस ZnSO4 प्लस डैश। तुम्हें अभी अभी बताया तो तुम बता सकते हो। बच्चों, अब हम लोग रूल्स देख रहे हैं। रूल्स क्या है केमिकल इक्वेशंस को लिखने के? 5 रूल है, आई थिंक सो 4-5 रूल है। तो पहला रूल जरा ध्यान से देखना, यहां पे जो भी है रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में होता है, प्रोडक्ट राइट साइड में होता है, बीच में एक एरो होता है। आई होप कि तुम्हें ये पता ही हो कि जो भी लेफ्ट साइड में होता है, जो हमारे पास ऑलरेडी था, जैसे CuSO4 जिंक, कॉपर सल्फेट और जिंक हमारे पास था ना पहले से, वो रिएक्टेंट था। अच्छा, जो हमें मिला CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस कॉपर, ये क्या है? प्रोडक्ट है, और बीच में एक एरो लिखते हैं। अब इस एरो का मतलब होता है गिव्स। इसको कैसे बोल सकते हैं? गिव्स। CuSO4 प्लस जिंक गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। या फिर इसको और कैसे बोल सकते हैं? CuSO4 प्लस Zn गिव्स अस इल्ड्स। और क्या बोल सकते हैं हम? इल्ड्स, YEILDS, ठीक है। इल्ड्स ZnSO4 प्लस कॉपर। स्पेलिंग लिख देता हूं, YEILDS, यील्ड्स। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? गिव्स, देता है या फिर यील्ड करता है, ठीक है। तो ये जरूरी है, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना। रूल नंबर 2 बच्चों, अगर तुम्हारे पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है, मान लो यहां पे 2 है तो प्लस साइन लगाया बीच में, यहां पे भी 2 है तो प्लस साइन लगाया, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या 2 से ज्यादा भी होगा तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हो तुम। तो इफ 2 और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लस साइन बिटवीन देम। एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इतना सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं। रूल नंबर 3 बच्चों,
तुम्हें ना यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कोई चीज कैसा है। जैसे मान लो फिजिकल स्टेट, तुम्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई भी चीज सॉलिड है तो तुम उसके आगे एस लिखोगे। जैसे जिंक जो था हमारे रिएक्शन में वो सॉलिड ग्रेन्यूल्स थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, तो मैंने उसके आगे एक नीचे छोटा सा एस लिख दिया। ये नीचे की तरफ है, ठीक है, ऐसे समझ लो। ये तुम्हारा जिंक है तो नीचे स्मॉल एस लिखा हुआ है, ऐसे वाला समझ लेना, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, यहाँ पे लिक्विड रहेगा तो आई नहीं है, ये एल है, ठीक है। गैस रहेगा तो जी लिखोगे। पानी के अंदर मिला हुआ है तो एक्यूएस लिखोगे। तुम्हें बताया था सॉल्यूशन के अंदर कुछ मिला हुआ है तो सॉल्यूट का काम कर रहा है तो तुम एक्यूएस लिखोगे, ए क्यू लिखोगे, ए स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गैस बाहर की तरफ निकल रहा है तो तुम गैस रिलीज को ऊपर की तरफ एरो दिखाओगे, ऊपर उड़ गया। और अगर अगर सॉलिड प्रेसिपिटेट है तो तुम नीचे लिखोगे। भैया ये सॉलिड प्रेसिपिटेट मतलब कि जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट बना उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, बस नीचे जाके सेटल हो गया, तो तुम उसको नीचे की तरफ का एरो दिखाओगे कि नीचे की तरफ सेटल हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में था, ये एक्यूएस था। ZnSO4 एक्यूएस था, और कॉपर सल्फेट जो तुम्हें ऐसे दिख रहा था ब्लैक ब्लैक कलर का, मैंने पीछे दिखाया था, तो ये नीचे के एरो दिखाया हमने कि ये मिला नहीं उस सॉल्यूशन में, नीचे जाकर सेटल हो गया। आर यू पीपल गेटिंग इट? तो ये सॉलिड प्रेसिपिटेट है कॉपर। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें दिख रही हैं। चलिए आगे बढ़ता है बच्चों, अगला रूल देखते हैं। अब तुम्हारे मन में एक और कंफ्यूजन हो सकता है, भैया लिक्विड और नहीं, ये गैस और गैस रिलीज में क्या फर्क है? तो मैं तुम्हें यहीं पे एक बात बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। मान लो बच्चों कि तुम्हारे पास H2O है, पानी वेपर के फॉर्म में है, तो तुम क्या लिखोगे? गैस है। पानी तुम्हारा लिक्विड के फॉर्म में है तो क्या लिखोगे? एल लिखोगे। पानी तुम्हारा बर्फ है तो तुम क्या लिखोगे? सॉलिड लिखोगे। तो ये पानी तीनों चीजें हो सकती हैं। तो यहां पे हमने गैस लिखा क्योंकि वो वेपर के फॉर्म में था। मान लो कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन था जो कि गैस के फॉर्म में था, तो तुम जी लिखोगे। लेकिन मान लो कि तुम्हारे रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऊपर रिलीज हो रहा है, तो तुम ऐसे लिखोगे। समझ रहे हो? लेकिन वही हाइड्रोजन गैस अगर तुम रिएक्शन में गैस के फॉर्म में तुम्हें मिल रहा है, बाहर निकल नहीं रहा है रिएक्शन में, तुम शायद दे रहे हो, तो तुम शायद ऐसे स्मॉल जी लिखोगे। समझ रहे हो? अगर निकल रहा है तब तुम ऐसा एरो दिखाते हो, निकल रहा है, ऊपर जा रहा है। गॉट इट? हवे में चला गया। ओके, एनीवेज वे नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला रूल जरा ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। इंडिकेट हीट इफ गिवन फ्रॉम आउटसाइड और रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर तुम कोई भी रिएक्शन करने के लिए हीट अगर दे रहे हो तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, या फिर अगर तुम हीट अगर निकाल भी रहे हो, ठीक, मतलब उसमें से हीट अगर निकल रहा है तो भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा। जैसे ये देखो, कॉपर सल्फेट सल्फेट प्लस जिंक गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और यहाँ पे बाहर थोड़ा सॉल्यूशन को छूओगे ना, गर्म हो जाएगा, तो हीट बाहर निकल रहा है। ये एरो से क्या बोल रहे हैं? निकल रहा है बाहर। ऐसे छुओगे तो गर्म लगेगा। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको मुझे अगर कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो मुझे इसको हीट करना पड़ता है। ये जो ऊपर की तरफ एरो है इसको मैं हीट बोलता हूं कि मैं हीट कर रहा हूं। ये डेल्टा इसको बोलता है, ठीक है, और इसका मतलब है कि मैं हीट कर रहा हूं, ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ही सही है। समझ आया? अच्छा, एक बात याद रखना, जब हमारे रिएक्शन में बाहर की तरफ हीट निकलता है तो मैं क्या बोलूंगा? एग्जिट। और जब रिएक्शन के अंदर हीट हम दे रहे हैं तो मैं कहूंगा इन। अब जो एग्जिट है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, याद रखना, बाद में डिटेल में बताने वाला हूं। एक्सोथर्मिक मतलब, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब बाहर निकल रहा है। अच्छा, यहां पे हम क्या बोलते हैं? इसको इंडोथर्मिक बोलते हैं, मतलब हम हीट दे रहे हैं, इंडोथर्मिक। जस्ट लिख लेना अपने नोट्स में, आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अगला देखो बच्चों, पांचवा जो रूल है और आखिरी रूल है वो कहता है कि अगर कुछ स्पेसिफिक है, मेंशन एनी सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर। अगर कोई टेम्परेचर है तो तुम उसको मेंशन करो कि भाई ये वाला टेम्परेचर पे हो रहा है। जैसे मान लो ये जो रिएक्शन है ये 60 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। कुछ प्रेशर है तो उस पर मेंशन करो कि हाँ भाई इतना प्रेशर लग रहा है इसमें। और कैटलिस्ट भी अगर तुम कुछ डाल रहे हो, जैसे इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट निकल डाल रहा है, तो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने कोई कैटलिस्ट डाला है। एग्जाम्पल के लिए समझो, वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड स्टेट में, इसमें से जब मैं हाइड्रोजन गैस पास करता हूं, देखो यहाँ पे गैस में पास कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 60 डिग्री सेल्सियस निकल के प्रेजेंस में वनस्पति घी, मतलब डालडा। ठीक है भैया, ये कैटलिस्ट क्या होता है? ये दोनों तो फिर भी समझ में आ गया। कैटलिस्ट क्या होता है? जो यहाँ पे निकल है। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं जिससे तुम्हें कैटलिस्ट समझ में आ जाएगा, और आगे हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो मान लो कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था विवेक। ये विवेक हमेशा जिम जाया करता था, लेकिन विवेक ना ज्यादा वजन उठा नहीं पाता था। तो छोटे छोटे 2 डंबल भी होते थे तो हमारा विवेक उठा नहीं पाता था। लेकिन अचानक से जिम में क्या हुआ, एक सुंदर कन्या आई। ठीक है, एक सुंदर से ऐसी कन्या आई, और उस कन्या को देख करके हमारे विवेक ने ना बड़े वाले डंबल उठा लिए अचानक से। तो क्या इस कन्या ने इस पे हाथ लगाया था? मुझे बताओ। नहीं लगाया। क्या कन्या ने विवेक को बोला उठाने के लिए? नहीं। क्या विवेक का ऐसा मतलब डंबल ऐसे उठा के दिया, ऐसे मतलब मदद किया? नहीं।
तो मतलब कुछ भी नहीं किया, बस विवेक का पावर बढ़ गया। सही है ना, उसको देख करके। तो कैटलिस्ट एक ऐसा ही सब्सटेंस होता है एक रिएक्शन के अंदर, जो क्या करता है कि इसके स्पीड को बढ़ा देता है, जल्दी करा देता है। यहां पे प्रोडक्ट में वनस्पति घी का वनस्पति घी बनेगा, निकल नहीं दिखेगा तुम्हें। समझ में आया? ये रिएक्शन में डाला इसलिए जाता है कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाए। आई रियली होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों, जरा क्वेश्चन में आंसर देखना क्या है। पांचवा क्वेश्चन कमेंट में आंसर देना है। इन द रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ऑन द डैश साइड एज प्रोडक्ट्स आर ऑन डैश साइड। बहुत सिंपल है, तुम्हें आता है, रूल्स में पढ़ाया था। छठा क्वेश्चन है इन द केमिकल रिएक्शन लिक्विड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये वैसे एल है बच्चों, ये आई नहीं है। ए क्यू बोथ आर करेक्ट नन। तो तुम्हें मान लो कि छठे का आंसर एग्जाम्पल में बता देता हूं, एल है तो तुम लोग लिखोगे ए। समझ रहे हो? अगर तुम्हें लगता है बी तो तुम लिखोगे 6.b, ऐसे लिख देना। तो यहां तक अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हेलो सुपर लर्नर्स, अनअकैडमी पे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के जो प्राइजेस है प्लस और आइकॉनिक के, वो बढ़ने वाले हैं। अब ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के बारे में बात करते हैं कि अगर आप 19 तारीख से पहले सब्सक्रिप्शन ले लेते हो रात के 12 बजे तक, मतलब उससे पहले ले लेना है आपको, तो आप 30% तक अपने पैसे बचा सकते हो 4+ सब्सक्रिप्शन। अच्छे से समझाता हूं। अभी प्राइजेस जो बढ़ने वाले हैं वो बढ़कर के हो जाएगा, लाइक 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन का प्राइस हो जाएगा 13,800। बट अगर तुम 19 तारीख से पहले मेरे इस कोड का SJ Super 10, जो मैं आगे और क्लियरली तुम्हें दिखाऊंगा, इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन अगर ले लेते हो तो तुम्हें वो 9,600 रुपए में ही मिल जाएगा। बट नियर अबाउट तुम 4,200 रुपए बचा लोगे। और अगर मान लो तुम 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 7,000 रुपए बचा लोगे। खाली 16,000 रुपए में तुम्हें 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर कोई भी विद्यार्थी क्लास 9th और 10th का एक साथ लेना चाहता है, या फिर 10th 11th का एक साथ लेना चाहता है, तो दिस इज द राइट टाइम कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो। द कोड इज SJ Super 10, जो आपको यूज करना है टू गेट 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो इस कोड का जैसे आप इस्तेमाल करोगे आपको 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो भी लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या फिर आप सिंपली ये कोड का इस्तेमाल कर लेना जहां पे डालना होगा। दिस इज द राइट टाइम टू सेव योर मनी। आप 30% तक पैसे बचा सकते हो एंड 20% ऑफ चल रहा है 19 तारीख तक। सो चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन, और मिलते हैं लाइव क्लास में। हैप्पी लर्निंग। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। देखो, सबसे पहले ये थैनोस को देख करके टेंशन मत लेना, ये भी बैलेंस करने की बात कर रहा था। एक रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, ये बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है। कोई भी बच्चा पूछेगा कि भैया एक रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करेंगे, तो देखो, एक रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे पास कुछ LHS में, उसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो उससे हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलता है। अब देखो, जितना रिएक्टेंट का टोटल मास होगा, प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में एक रूल पढ़ा था, एंड देयर इज अ रूल इन केमिस्ट्री, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि सही है। तो अगर ऐसा है तो हमें एक रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, या फिर चेक करना पड़ेगा कि वो बैलेंस है कि नहीं है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले, हमेशा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप क्या करना, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना, जैसे सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम, गोल्ड। उसके बाद आप बैलेंस करना नॉन मेटल्स को, नाइट्रोजन, हैलोजन, कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा। फिर आप बैलेंस कर लेना ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन नॉन मेटल्स ही है, लेकिन नॉन मेटल में ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना। इसके अलावा एक छोटी सी बात और मैं बताता हूं कि 0 नंबर पे तुम्हें अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। ठीक है, अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है, जो कि जरूरी है। चलिए, तो एक रिएक्शन के रूल्स देखते हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स क्या है बैलेंस करने के। तो मान लो जो यहाँ पे एक सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्शन है। ओके, सॉरी, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है। कैन यू पीपल सी? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स अस सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अभी हमें एलिमेंट देखने क्या क्या है, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये चीजें हैं मेरे पास। अब रिएक्टेंट्स को इस तरफ कहते हैं, गिनो कितने सिल्वर है, 1 है, कितने नाइट्रोजन है, 1 है, कितने ऑक्सीजन है, 3 है, कितने सोडियम है भैया, 1 है, कितने क्लोरीन है, 1 है। तो ये वाला मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, तुम देखोगे 1 1 3 1 1। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो क्या मुझे इसको फिर से बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं है। तो अब देखना ध्यान से, स्टेप नंबर 1 होता है कि जो भी तुम्हारे पास वर्ड इक्वेशन है या फिर जो भी इक्वेशन है उसको लिख लो। जैसे मान लो कि एक वर्ड इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इसको तुमने एज इट इज लिख लिया कि भाई ये वाला हमारा केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन से ही तुम बैलेंस कर सकते हो, वर्ड इक्वेशन से बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो तुमने जैसे केमिकल इक्वेशन लिखा, उसके बाद तुमको सबसे पहला क्या देखना है कि भाई साहब क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो मैं चेक करूंगा
तो मैं सबको काउंट करूंगा तो NaOH सबको मैंने काउंट किया और सल्फर जो भी यहाँ पे है और यहाँ पे भी काउंट किया। तो सोडियम मुझे एक रिएक्टेंट में मिला, प्रोडक्ट में दो मिले। देखो यहाँ पे एक रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में दो है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक और ये चार है ना, यहाँ पे चार है, दिख रहे हो तुम। और यहाँ पे एक तो पांच हो गए, और यहाँ पे देखा तो चार और एक पांच ही है, गुड। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, मतलब तीन हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल है। और यहाँ पे खाली दो ही हाइड्रोजन है, नॉट बैलेंस्ड। और सल्फर यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो इट्स बैलेंस्ड। मतलब कुल मिला के अगर मैं देखने जाऊँ तो पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि कोई भी एक चीज अगर बैलेंस्ड नहीं होगा तो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगा। स्टेप नंबर 2 क्या है कि हम लिख देंगे कि बैलेंस्ड नहीं है भाई, और अब हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लिख के तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि कैसे तुम्हें बैलेंस करना है, ठीक है, कि तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो मान लो हमारे पास क्या था, मेटल में सोडियम था, और क्या था, मेटल और कोई नहीं है, नॉन मेटल में सल्फर था, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन। हमने देखा कि यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे दो सोडियम है, यहाँ पे कितने सल्फर है, एक सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर है, हमने देखा पीछे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं यार, पांच है, और यहाँ पे भी पांच ही था। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, आई थिंक यहाँ पे तीन हाइड्रोजन था और यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, राइट। तुम चाहिए तो काउंट कर सकते हो। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे जरा मेरे शब्दों पे ध्यान देना। सोडियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो मैं रिएक्टेंट्स की तरफ सोडियम को दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, दिस इज नॉट द राइट वे, तो मुझे यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो समझो कि ये पूरी चीजें अनबैलेंस्ड हो जाएगी, ये पूरा LHS अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर इसमें चेंज आया। तो मान लो मेरा सोडियम अब कितना हो गया, कट करके दो हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक और बढ़ गया। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो दो ऑक्सीजन और ये चार ऑक्सीजन, मैं कहूंगा कि यहाँ पे छह ऑक्सीजन, दो और चार छह। अब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, मैं कहूंगा कि यहाँ पे अब चार हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे दो, छह और चार लिख देता हूं। यहाँ पे दो है, यहाँ पे कट नया हो गया छह, और यहाँ पे हो गया चार, ठीक है। अब बच्चों ये वाला बैलेंस्ड है, ये वाला बैलेंस्ड है, इसको हम अभी बैलेंस नहीं करेंगे, इसको बैलेंस करके देखेंगे। यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो है, मुझे पता है दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चार हो जाएगा। तो प्रोडक्ट्स की तरफ हाइड्रोजन को दो से मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट्स की तरफ हाइड्रोजन को दो से मल्टीप्लाई किया, तो अब देखो यहाँ पे चार हाइड्रोजन हो गया, वेरी गुड। और ऑक्सीजन भी दो हो गए, दो ऑक्सीजन यहाँ पे और चार ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे छह ऑक्सीजन हो गया। बाकी किसी चीज में कोई चेंजेस नहीं आया, तो यहाँ पे मिटा के मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे छह है और यहाँ पे चार है। और अगर अब मैं देखूंगा तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहां पे मैं दोबारा लिख सकता हूं कि भाई 2NaOH प्लस H2SO4, इसके आगे कुछ भी नहीं है, गिव्स मी Na2SO4 प्लस 2H2O। ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन है। बहुत सिंपल है ना, बस देखना है, बराबर करना है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और थोड़ी क्लियरिटी है। अब ये वाला एग्जांपल देखो, राइट डाउन द स्टेप्स इन बैलेंसिंग द इक्वेशन, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस NH3, ये एरो का मतलब है कि ये रिवर्सिबल है, इससे ये भी बनता है और इससे ये भी बनता है, ऐसा, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन को, और ये रिएक्शन को अपने को देखना। दूसरा एक और क्वेश्चन है, राइट डाउन द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमें एक रिएक्शन है जो करना है। तो पहले ये वाला करते हैं, N2H2 गिव्स अस NH3, N2 प्लस H2 गिव्स अस, ऐसे लिख देता हूं मैं, NH3, ठीक है। बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, और कुछ है क्या, नहीं है। रिएक्टेंट्स की तरफ दो नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट्स की तरफ एक नाइट्रोजन है। रिएक्टेंट्स की तरफ दो हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट्स की तरफ तीन हाइड्रोजन है। इसको अगर मैं दो से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दो हो जाएगा, प्रोडक्ट्स की तरफ यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे मैंने ये किया तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 3 2 जा 6, ये देखो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये तो बैलेंस हो चुका है। अब इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 6 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। कितना सिंपल है, जरा ध्यान से देखो। 2N है, 2N है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है। इज इट नॉट बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड। अब देखो बच्चों, तुम्हें ये वाला रिएक्शन करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब होता है H2SO4, ठीक है, गिव्स अस कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। अब इसको तुम्हें बैलेंस करना है, कर सकते हो। इज इट हार्ड, इज इट इजी, जरा देखते हैं। यहां पे देखो कितने कैल्शियम है, कैल्शियम है, ठीक है, फिर क्या है भाई, कैल्शियम के बाद मेरे पास और कुछ है क्या, नहीं यार, क्लोरीन है,
ठीक है, फिर मेरे पास सल्फर है, और फिर क्या है मेरे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जरा काउंटिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, जरा काउंटिंग करते हैं। कितने क्लोरीन है मेरे पास यहाँ पे, कितने कैल्शियम है भाई साहब, यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे कितने कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, बैलेंस्ड है। चलो क्लोरीन देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, बढ़िया। अच्छा कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है भैया, एक ही हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ पे भी समस्या। और उसके बाद कितने सल्फर है, देखो 1 सल्फर है, यहाँ पे भी एक ही सल्फर दिख रहा है मुझे, तुम देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी 4 है, तो ये सब बाकी सब बैलेंस्ड है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्लोरीन को 2 करना है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, प्रोडक्ट की तरफ मैं क्लोरीन को बैलेंस कर रहा हूं, तो जैसे ये करूंगा 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। तो अगर अब मैं इस रिएक्शन को देखता हूं, चलो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, चेंजेस होने के बाद यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2 आ गया चेंजेस होने के बाद, बस यहाँ पे 1-2 लिखने के कारण। तो जरा एक बार चेक करो कि क्या सब कुछ बैलेंस्ड हुआ या नहीं हुआ। कैल्शियम बैलेंस्ड, क्लोरीन बैलेंस्ड, सल्फर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, मतलब दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। कितना आसान था, बस यहाँ पे 1-2 लिखना था, ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी, बट मैंने बस तुम्हारे लिए किया। आई रियली होप कि क्लियर है। चलो एक और तुम्हारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं 1-2। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज से है, तो ये 2-3 क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस अब मैंने मेरे को वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो व्हाइट कलर ले लेता हूं मैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, पहले सल्फर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, पहले सल्फर लिख लेता हूँ, फिर ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, फिर हाइड्रोजन लिख लेता हूँ। और कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है। कितने सल्फर है भाई यहाँ पे, यहाँ पे 2 सल्फर दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कितने सल्फर है, एक ही सल्फर है। कितना ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे, 7 और 1 8 ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है भाई साहब, बस 4 ही ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे 4 ही ऑक्सीजन। कितना हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, मतलब 4 हो गया। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है। बच्चों सल्फर बैलेंस्ड नहीं है, तो सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो इसके कारण हाइड्रोजन आरएचएस में 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, और ये 4 2 जा 8 हो गया। देखो बैलेंस हो गया, फिर 4 और 8 लिख देते, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 2 बैलेंस्ड। बस यहाँ पे एक 2 लिखना था। ये तुम्हारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये एग्जाम में पूछते हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये हार्ड है या इजी है, तुम ही बता दो। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2S गिव्स अस S प्लस H2। अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें गेम बताऊंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है। 3 चीजें हैं, और कुछ है नहीं है। कितने सल्फर है यहाँ पे, 2 सल्फर दिख रहा है मुझे। कितने ऑक्सीजन यहाँ पे कितना सल्फर दिख रहा है मुझे, 1 दिख रहा है आरएचएस में, मतलब प्रोडक्ट्स की तरफ। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे, 2। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1। ठीक है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 ही है। अच्छा सल्फर को बैलेंस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। जरा समझना, यहाँ पे बात समझना, ठीक है। और कोई बदलाव आया, कोई बदलाव नहीं आया, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे कैच है, ध्यान से सुनना। अच्छा ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे भाई साहब, क्या लिखा है ये? मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, ठीक है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 आएगा। अब जैसे ही यहाँ पे 2 आया बच्चों, ये 4 हो गया ना, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, राइट, एग्री करते हो। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसको देखो, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। देखो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस्ड है क्या, नहीं नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। अभी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट्स की तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन वाले को, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 हो गया। अब लेकिन जैसे ये 4 हुआ, तो देखो ना, ये तो 4 हो गया, लेकिन सल्फर 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब टोटल सल्फर 3 हो गया, मतलब सल्फर अनबैलेंस्ड हो गया। सल्फर इज नो मोर बैलेंस्ड, ये सब बैलेंस्ड है। अब मुझे बताओ 2 का 3 कैसे बनाओगे। अब देखो सल्फर अकेला है, तो मिटा करके यहाँ पे 3 लिख देंगे काट करके, क्योंकि सल्फर अकेला, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आया, सल्फर तो अकेला है ना। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, SO2 प्लस 2H2S गिव्स अस 3S प्लस 2H2। सिंपल है कि नहीं। तो अगर कोई चीज अकेला रहे तो उसे काट करके भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार मल्टीप्लाई डिवाइड करो ही करो। डिवाइड तो खैर करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई करो ही करो। खैर मजा आया, बहुत बढ़िया। बैलेंसिंग के ऊपर मैं एक ABCD मेथड वाला भी तुम लोगों को सिखा दूंगा, जिससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड आए एग्जाम में अचानक से, तो वो भी तुम बैलेंस कर सको, टेंशन ना लेना।
चलो यहां तक अगर क्लियर है तो अब ये वाला एक इक्वेशन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, ये भी फट से हो जाएगा। अगर चाहिए तो अब यहीं पे हम बिना लिखे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एजी एक है, यहाँ पे भी एजी एक है, क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा। जैसे टू लिखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो हो गया, लेकिन क्लोरीन भी दो हो गया, तो यहाँ पे दो लिख देंगे। अब सिल्वर भी दो हो गया, तो यहाँ पे दो लिख देंगे, हो गया बैलेंस। टू टू टू, चेक कर लेना तुम, ठीक है। टू 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 वन, मतलब यहाँ पे टू आया, यहाँ पे टू आया, यहाँ पे टू आया, यहाँ पे वन आया। बच्चों तो यहां पे हमने बैलेंसिंग के झंडे गाड़ दिए, और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। बैलेंसिंग को अच्छा सा प्रैक्टिस करना, एबीसीडी मेथड भी मैं तुम्हें बता दूंगा, बैलेंसिंग के लिए मैं अलग से भी कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा। अगर तुम चाहोगे तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है और तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है। चार मेजर टाइप के केमिकल रिएक्शंस होता है। तुम शायद अब कुछ सवाल पूछोगे, इसके बाद इमीडिएटली तुम्हारे मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्या कुछ भी पढ़ाता है। पूरा वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प को देखो। कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चार मेजर प्रकार के रिएक्शंस हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन को समझते हैं। बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कब बोलते हैं? जब एक रिएक्शन में, ठीक है, इस तरफ कितना भी हो, दो चार छह, इधर एक ही मिलेगा। मतलब टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ए और बी मान लो दो रिएक्टेंट है, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट, बस एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ये क्या है? अमोनिया, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों मिलकर के हमें अमोनियम क्लोराइड दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट है, राइट। बच्चों एक और देखो, ये जो मैग्नीशियम स्ट्रिप है, इस मैग्नीशियम स्ट्रिप को मैं यहां पे पास में लाऊंगा और मैं यहां पे बर्न करूंगा इसको। जब मैं इसको बर्न करूंगा तो ये व्हाइट डैजलिंग लाइट के साथ बर्न होगा, और नीचे मुझे थोड़े से व्हाइट कलर के ऐश भी मिलेंगे, ठीक है। बच्चों ये जो मैग्नीशियम का स्ट्रिप होता है, इसको बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रगड़ते हैं कि इसके ऊपर का जो घिसते हैं, बेसिकली रब करते हैं, जिससे क्या होता है, इसके ऊपर का ऑक्साइड का लेयर निकल जाए, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को करते समय एक ग्लास पहनते हैं आंख में, ठीक है। आंख के पास एक ग्लास पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, क्योंकि ये जो व्हाइट डैजलिंग लाइट निकलती है हमारे नुकसान भी कर सकती है, ठीक है। और टीचर के प्रेजेंस में करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, टोंग से पकड़ करके। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनना, जिन लोगों को इन चीजों के बारे में थोड़ी सी आइडिया नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये क्यों आया? क्योंकि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे MgO आया, और यहाँ पे जो है 2 डाला, ये बैलेंसिंग के लिए डाला है। खैर तुम्हें बैलेंसिंग में सिखा चुका हूं, तो तुम इसको बैलेंस कर सकते हो। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, मतलब अगला वाला एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है बच्चों? इसको लाइम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लाइम बोलता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। भैया ये लाइम मतलब चूना, समझ गए? कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लाइम, इसको चूना भी बोलते हैं। तो कैसे बनता है ये फॉर्मूला, ये भी बता देता हूं। मान लो कि ये तुम्हारे पास कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन। कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। पॉजिटिव निगेटिव लिख नहीं रहा हूं, ये कट हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। भैया ये जो प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये कैसे बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तुम बोलोगे कैल्शियम, और यहाँ पे OH पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, OH पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसका क्या नाम है तुम्हें बताना है। लाइम वाटर बोलते हैं क्या इसको? सोच के बताना। और इसका नाम क्या है? क्विक लाइम, स्लेकेड लाइम, क्या है इसको, क्या बोलते हैं? देखो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, ठीक है। मैं थोड़ा पूरा इरेज कर देता हूं, तुम्हें बता देता हूं। देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके कुछ नाम है, ठीक है। जैसे इसको लाइम बुलाते हैं, इसको क्विक लाइम बुलाते हैं, ठीक है। तुम्हें होमवर्क देने से अच्छा मैं ही बता देता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड भी बुलाते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। ये दो हो गए। इसी तरीके से इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुलाते हैं, इसको स्लेकेड लाइम बुलाते हैं। अब तुम्हें बताना है मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, ठीक है। और क्या बुलाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुलाते हैं, लाइम वाटर बुलाते हैं। ये सब याद रख लेना। चलो अब यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है कि भाई साहब ये जो रिएक्शन होगा ये एक्सोथर्मिक होगा, मतलब कि यहां पे जो है ना, यहां पे ऐसे हीट निकलेगा, ऐसे हमें हीट निकलना है। तो भैया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा मैंने लिखा है हीट पहले से। भैया ये एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जरा समझाता हूं मैं तुम्हें। एक्सोथर्मिक से मेरा मतलब है अ रिएक्शन, ठीक है, लिख लेना अपने नोट्स में तुम। अ रिएक्शन इन विच हीट, हीट क्या एक प्रकार का एनर्जी है,
ठीक है, इज इवॉल्व मतलब बाहर निकलेगा, इवॉल्व या फिर गिवन ऑफ, गिवन आउट, ठीक है, इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जब तुम ये लाइम वाटर को पानी में मिलाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा उसको अगर तुम छू के देखोगे, इस बीकर को अगर बाहर से ऐसे छू के देखोगे, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी, गर्म लगेगा, तो ये एक्सोथर्मिक है, ये गर्म हो जाता है, हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहां से हीट बाहर निकल रहा है। अच्छा, दूसरा देखो, एंडोथर्मिक एक रिएक्शन होता है, जैसे आयरन सल्फर, ये रिएक्शन हो नहीं रहा था तो इसको हमें थोड़ा हीट करना पड़ा। तुम ऐसे मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब में हम ले रहे हैं, ठीक है, आयरन और सल्फर को ले लिया हमने, और ये रिएक्शन हो नहीं रहा था तो हमने नीचे से थोड़ा हीट किया, मतलब हम हीट कर रहे हैं, तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन, गिवन इट्स कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। लिख लेना इसको, ठीक है। यहां पे देखो आयरन है, ये सल्फर है, FeS मिल रहा है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं चाहिए तो, कि Fe प्लस S प्लस हीट गिव्स मी FeS। ये मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता चुका हूं। फिर देखो ये वाटर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे मुझे क्या मिल रहा है, कार्बोनिक एसिड। क्या है ये बच्चों, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, तो अपने नोट्स में लिख लेना है कार्बोनिक एसिड है, और यहां पे भी हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। 7वां क्वेश्चन, इसका आंसर तुम्हें नीचे कमेंट में देना है। 2 और मोर डैश कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। नीचे कमेंट में इसका आंसर दे देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा नोट तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर एंडोथर्मिक। यहाँ पे देखो ये वाला या फिर ये वाला, कौन सा इसमें से एंडोथर्मिक का रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक, नीचे तुम्हें कमेंट में बताना है। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रकार के रिएक्शन पे। अब देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो तुम्हें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे। अरे, वन रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन गिव राइज टू 2 और मोर प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये है शुगर, C12H22O11 होगा, ये मैं थोड़ा गड़बड़ किया, O11, ठीक है, C12H22O11। इसको अगर मैं हीट कर, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हीट कर रहा हूं, तो मैं दिख रहा होगा, तो मुझे 12 कार्बन और 11 पानी के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, इसको जब मैं हीट करता हूं तो क्या मुझे मिलता है, उल्टा वाला, ये नहीं उल्टा नहीं है ठीक है, यहां पे मुझे क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करूंगा तो लाइमस्टोन बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे H2O2। अब तुम बोलोगे भैया पानी का फॉर्मूला गलत लिखा है क्या, यहाँ नीचे सही है क्या, नहीं नहीं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो तुम्हारा कभी कटवट जाता है, टू ऐसा फूट जाता है, छिल जाता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो एक लिक्विड डालता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब मैं हीट करूंगा तो बेसिकली क्या मिलेगा मुझे, वाटर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। वाटर के अंदर जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो H2 हो जाएगा और O2, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलेगा। अब देखो यार, जो डिकम्पोजिशन होता है, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें बताता हूं मैं, वो 3 प्रकार से हो सकता है। प्रकार क्रमांक 1, तुम नॉर्मली हीट कर रहे हो, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि तुम सनलाइट की हेल्प ले रहे हो, तुम्हारे बुक में कुछ रिएक्शंस ऐसे मिल जाएंगे, या फिर अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम सनलाइट की हेल्प ले रहे हो तो इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब तुम धूप का इस्तेमाल कर रहे हो। और तीसरा जो होता है तुम्हारा, वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, तुम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कर रहे हो। किसकी मदद से कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो डिकम्पोज करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको। जस्ट याद रखना, वाइवा के केस में काम आएगा, ओरल एग्जाम। चलो एग्जाम क्वेश्चंस, शुगर ऑन हीटिंग फॉर्म्स व्हाट, तुम्हें नीचे कमेंट में आंसर बताना है। और 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, नीचे कमेंट में इसका जवाब दे देना। और अब हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मान लो ए की शक्तियां ज्यादा है, ठीक है, बी के मुकाबले, तो ए जो है वो बी के जगह पे आ जाएगा और सी के साथ अपना संबंध बना लेगा। तो ए सी के साथ अपना संबंध बना लिया, बी बाहर चला गया। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा। भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि ए और बी में से कौन ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हारा भाई तुम्हें याद कराएगा। तो चलो एक कहानी याद करते हैं। प्लीज डू स्टॉप, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। याद कर लिया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा,
इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। फिर से एक बार, चलो फिर से एक बार याद करते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। क्लियर है? इसे तुम्हें याद करना है। अगर तुम ये याद कर ले तो तुम्हें पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं। तुम बोलोगे क्या, अच्छा जो जो मैंने रेड किया है वो दिख रहा है? अब मैं तुम्हें एक लिस्ट दिखा रहा हूं। P पोटेशियम, S सोडियम, C कैल्शियम, M मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, CAR कार्बन, Z जिंक, I आयरन, T टिन, Le से लीड, H से हाइड्रोजन, C से कॉपर, कॉपर पूरा लिखा है, S से सिल्वर, G से गोल्ड। इजी है। चलो तो अभी तुम्हें देखना है रिएक्शन में कि बात को समझना, ठीक है, कि अगर एक रिएक्शन में बच्चों, ठीक है, जो ऊपर की तरफ है वो नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव, मतलब गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव सिल्वर है, सिल्वर से ज्यादा कॉपर है, कॉपर से ज्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा लीड है और टिन है। तो मान लो एक रिएक्शन में पोटेशियम और आयरन के बीच में हो रहा है, तो कौन ज्यादा ताकतवर है? पोटेशियम, क्योंकि वो ऊपर है। एक रिएक्शन हो रहा है मान लो कि एल्यूमिनियम और कॉपर के बीच में, तो कौन ज्यादा पावरफुल है? एल्यूमिनियम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मान लो कि एक अब रिएक्शन है जहां पे कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैं याद करो, मैं बताया था। तो अब मुझे बताओ, कॉपर सल्फेट और जिंक, जिंक और कॉपर है, ऊपर कौन है? जिंक, नीचे कौन है? कॉपर। देखो कॉपर यहां पे है, जिंक यहां पे है, तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? जिंक। तो इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, तुम्हें ये सब मैंने पहले ही बताया था कि ये रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, हमने पहले प्रैक्टिस किया है कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स गिव्स अस जिंक सल्फेट और कॉपर। तो क्या हुआ, ये जो जिंक है इसने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसके जगह से बाहर निकाल दिया और उसके साथ आ गया। क्यों? क्योंकि जिंक वाज मोर रिएक्टिव। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे कॉपर और आयरन, लिस्ट याद करना, पीछे ले जाके वीडियो को देख लेना। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ट्राई लर्निंग इंस्टेड जो था, तो FeSO4 बन गया और कॉपर। यहां पे देखो कॉपर सल्फेट और लीड, कौन ज्यादा पावरफुल होगा? लीड ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए कॉपर बाहर चला गया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। और ये रिएक्शन को पहचानने का एकदम आसान सा तरीका है, डबल डिस्प्लेसमेंट को पहचानने का, कि बच्चों एक कंपाउंड होगा और एक सिंगल चीज होगा, ठीक है। तो अब यहां पे भैया क्या ये रिएक्शन ऐसे लिखेंगे तो चलेगा? Fe प्लस CuSO4 गिव्स अस, ठीक है, लाइक FeSO4 प्लस Cu। हाँ बेटा बिल्कुल चलेगा। Fe को इधर लेक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई भी रिएक्शन को। अच्छा एक और बात, अब मान लो कि एक रिएक्शन, अब यहाँ पे थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाने वाली बात बता रहा हूं जो तुम शायद मेटालर्जी में सीखोगे, ठीक है, लेकिन हम यहीं पे कर लेते हैं। अब ये रिएक्शन अगर उल्टा दिया रहा तो मान लो कि ऐसे दिया है FeSO4, ठीक है, प्लस कॉपर, तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे पता है क्या? यहां पे लिख देंगे CuSO4 प्लस Fe। अब ये गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं होगा बच्चों। कॉपर जो है वो Fe से कम रिएक्टिव है, चाहिए तो पीछे देख लो। यहां पे जो कॉपर है बच्चों, यहां पे है कॉपर हमारा, वो Fe उसके बहुत ऊपर है, देख रहे हो, आयरन उसके बहुत ऊपर है, राइट, आयरन उसके बहुत ऊपर, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो क्या कॉपर के पास इतनी शक्तियां हैं? मुझे सोच के बताओ, क्या कॉपर के पास इतनी शक्तियां हैं कि आयरन को रिप्लेस कर दे? इट इज लेस पावरफुल, नहीं। तो क्या यहां पे कोई भी रिएक्शन होगा? ऐसे केस में यहां पे नो रिएक्शन, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर मेरी तरह रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमसे ऐसे ही पूछेगा, और बहुत सारे बच्चे जो मैंने पहले मिस्टेक बताया वो कर देंगे। तो याद रखना यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तुम्हें लिखना है नो रिएक्शन, ओके। तो सीरीज याद करना बहुत जरूरी है। खैर बाकी बच्चे उसको मेटल्स एंड नॉन मेटल, मतलब मेटालर्जी में जाके याद करेंगे, तुम अभी याद कर लो, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे याद करना है। ओके, अगला वाला हमारा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो A और B, C और D के साथ रिएक्ट कर रहा है, AD और BC मिल रहा है। अब इसमें होता क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। A के ऊपर ना बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, B के ऊपर, ठीक है, यहां पे चार्जेस की बात नहीं करते, सिंपली तुम ऐसे समझ लो, यहां पे ज्यादा आसान है कि A जो है वो भाई साहब D के साथ निकल गया और B जो है वो C के साथ निकल गया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो तुमने 9th स्टैंडर्ड में रिएक्शन देखा होगा जिसमें तुमने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को इस तरीके से रखा, ओके, और उसके बाद इसको मिक्स किया, तो क्या हुआ, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है इनके पीछे एक रिएक्शन होगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं बोल रहा हूं। सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है,
सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। बच्चों ये जो सिल्वर है, ये इस वाले निगेटिव को Na के साथ जो निगेटिव है Cl उसके साथ चला गया, ठीक है, मतलब यहां पे पॉजिटिव निगेटिव के बीच में एक्सचेंज हुआ है। अच्छा, ये जो सोडियम पॉजिटिव है ये NO3 निगेटिव के साथ निकल लिए, तो यहां पे क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है 2 बार, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अच्छा, ये जो AgCl बना है ना बच्चों, ये यहां पे इस तरीके से ऐसे 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 रहेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम ऐसे दिखाएंगे। अब एक बात और सुनना, हर बार जरूरी नहीं है कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट हो तो प्रेसिपिटेट बने ही बने। हर बार जरूरी नहीं है कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो तो प्रेसिपिटेट बने ही बने, और हर बार प्रेसिपिटेट बन रहा है इसका मतलब ये भी नहीं है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे भैया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना। जैसे मान लो कि हमने एक रिएक्शन देखा था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहां पे जो एक कॉपर था ये प्रेसिपिटेट था, लेकिन क्या यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं, ये तो खाली डिस्प्लेसमेंट है, तो जरूरी नहीं कि जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल यहीं पे लेता हूं मैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब मान लो बच्चों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस HCl सोडियम क्लोराइड, क्या देगा हमें, NaCl देगा, और क्या देगा, पानी देगा। अब तुम मुझे बताओ, क्या बच्चों यहां पे ये H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं, H 2 हो गया और एक O, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं H2O OH, देखो ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अभी बच्चों ये सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, OH माइनस के OH माइनस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। क्या यहां पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो सोडियम है ये इस क्लोरीन के साथ जाके सोडियम क्लोराइड बनाया। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ वाटर बना लिया, लेकिन क्या यहां पे प्रेसिपिटेट बनेगा, ये जो नमक है तो मिल जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि NaCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी के अंदर पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो ये बात याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेट बन गया तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर जरूरी नहीं है कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो तो प्रेसिपिटेट बने ही बने। बहुत जरूरी है, ये तुम्हारे ओरल में पूछा जा सकता है। चलो बच्चों, तो और भी कुछ एग्जांपल है, पोटेशियम क्रोमेट प्लस बेरियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम क्रोमेट, नीचे देख लो, और ये सब एग्जांपल है, तुम पढ़ लेना बेसिकली, बेरियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट एंड सो ऑन। तो ये सारे ही डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल और इनमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इन भाई साहब का जो पार्टनर था वो इन भाई साहब के चला गया, इन भाई साहब का जो पार्टनर था वो इन भाई साहब के साथ चला गया। तो लिख लेना, ऐसे छोटे छोटे नोट्स लिख लेना, जो मैं बता रहा हूं हिंदी इंग्लिश अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स में लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस है। कंप्लीट द रिएक्शन NaCl प्लस AgNO3 गिव्स अस डैश डैश, और अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म, तुम्हें नीचे जवाब देना है इसका, किस रिएक्शन में फॉर्म होता है, कंपलसरी नहीं है लेकिन फॉर्म होता है। तो खैर यहां तक अगर क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, जो आपको CBSE को नहीं पढ़ाया जाता लेकिन आपको ये पढ़ना है, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हमें सिंपली जानना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे फर्क पड़ता है, फास्ट होगा स्लो होगा। तो 3 4 5 फैक्टर्स है, अच्छे से समझते हैं। देखो, पहले एक चीज समझो, कुकिंग और मतलब गैस जो होता है तुम्हारे घर में, ठीक है, उसको जैसे तुम लाइटर से कट करते हो जलने लगता है, मतलब ये जो भी रिएक्शन है बहुत जल्दी हुआ। लेकिन अगर तुम्हारे घर पे कोई आयरन का टुकड़ा या फिर तुम एक पूल देखोगे तो वहां पे जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये स्लोली होता है, इट्स अ स्लो रिएक्शन। बच्चों, अगर तुम एक एप्पल काट करके रख दोगे तो उसको धीरे 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 वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऐसा काला कलर का हो जाएगा, मतलब इट्स अ स्लो रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ रिएक्शन ऐसे होता है जो बहुत जल्दी होता है और कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो बहुत फास्ट होता है। देखो, सम रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम, ऑकर्स रैपिडली, some on the other require long time for completion and it occurs very slowly। कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, शॉर्ट टाइम में हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ को ज्यादा समय लगता है, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत स्लो होता है, ठीक है। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट। इससे हमें समझ में तो ये आता है कि अलग अलग रिएक्शन के अलग अलग रेट है जिससे वो हो रहा है। समझना जरा ध्यान से। अब ये दही है बच्चों, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग द मिल्क इनटू कर्ड। ठंड के मौसम में दूध का दही बनने में बहुत टाइम लग जाता है, मगर वही गर्मी के समय में बहुत जल्दी हो जाता ही है। ड्यूरिंग समर द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ मिल्क इंक्रीजेस एंड द कर्ड इज फॉर्म्ड अर्ली। जल्दी बन जाता है दूध से दही।
समर में। तो द सेम रिएक्शन ऑकर्स एट डिफरेंट रेट इन चेंजिंग द कंडीशन। ठंड में करोगे तो अलग, गर्मी में करोगे तो अलग। ठंड में टाइम लगेगा, गर्मी में जल्दी हो जाएगा, वही सेम रिएक्शन है। तो इससे हम एक चीज कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो रिएक्शन जल्दी होता है, जल्दी दूध का दही बन रहा है। टेम्परेचर कम है तो जल्दी नहीं बन रहा है, टाइम लग रहा है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो और फास्ट रिएक्शन? कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन ऑफ एप्पल, बोथ बी एंड सी। तो मैं इसका नीचे कमेंट में जवाब देना है। 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज हाई? तो मैं इसका जवाब भी नीचे कमेंट में देना है। और बच्चों यहां पे हमने एक चीज देखा कि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन जल्दी होगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो रिएक्शन थोड़ा टाइम लगेगा। खैर इन चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए तुम्हें लगा होगा अचानक से टॉपिक पे स्विच क्यों मारा भैया ने, डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। टोटल कितने हैं? 5। एक एक करके देखते हैं। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं। अभी जरा ध्यान से देखो, ये बिकर है, इसके अंदर मैंने एल्यूमिनियम लिया है, और यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहां पे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहां पे जिंक है। मतलब जिंक है और एल्यूमिनियम है, दोनों को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल करके देख रहा हूं। अब क्या होगा बच्चों, जो रिएक्शन है उसमें हमें एक बात को याद रखना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेवरा, ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। दैट मीन्स कि ये वाला क्या क्या था, जिंक था और एल्यूमिनियम था। अभी ऊपर से देखो, पहले क्या आता है? एल्यूमिनियम आता है, फिर क्या आता है? जिंक आता है। मतलब एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों। तो एल्यूमिनियम को HCl में डालोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि मेटल को तुम लोग एसिड में डाल रहे हो तो H2 निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, जिंक को डालोगे तो भी सेम कंडीशन होने वाला है, जिंक क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। बट बच्चों यहां पे H2 गैस लिबरेटेड इन बोथ द रिएक्शन, दोनों ही केस में। ठीक है, मैं यहां पे दिखा देता हूं, दोनों ही केस में बच्चों हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने वाला है, मगर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर एज कंपेयर टू जिंक। एल्यूमिनियम में जल्दी हाइड्रोजन गैस निकलेगा एज कंपेयर टू जिंक। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। समझ में आया? अभी ऊपर पीछे एक चार्ट दिखा था। अच्छा चलो, द नेचर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो नेचर होता है उससे भी फर्क पड़ता है कि रिएक्शन कैसे होगा, मोर रिएक्टिव में जल्दी होगा, लेस रिएक्टिव में जल्दी नहीं होगा। ओके, सच पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब भैया मान लो कि यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट है जो सॉलिड है, और यहां पे वही कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने पाउडर करके डाला है और HCl गैस, रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देख, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मुझे मिलने वाला है। बच्चों दोनों ही केस में सेम रिएक्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम डाल रहे हैं HCl में, लेकिन एक में हमने सॉलिड डाला है और एक में पार्टिकल को छोटे 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 करके डाले हैं, तो रिएक्शन तो सेम ही होगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा दोनों ही केसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 पानी। बट जो CO2 बन रहा है, इफोवेंस मतलब इसका जो झाग बन रहा है, CO2 का जो झाग बनेगा वो सॉलिड CaCO3 में स्लोअर रेट पे बनेगा। जिसमें हमारे पास सॉलिड था एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ा धीरे धीरे बनेगा, लेकिन जिसमें हमने पाउडर करके डाला था उसमें बहुत जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के साइज छोटे हैं। तुम इमेजिन करो कि ये बॉटल है, इस बॉटल में मैं चीनी के बड़े बड़े मिश्री लेकर के डालता हूं और दूसरे में मिश्री को फोड़ देता हूं, छोटे छोटे चीनी के मोलिक्यूल डालता हूं, उसको भी मिक्सर में पीस करके, जल्दी किसमें मिल जाएगा? तुम बोलोगे छोटे वाले जल्दी मिल जाता है। तो पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर छोटा पार्टिकल है तो जल्दी रिएक्शन होगा। बच्चों क्वेश्चन है, CO2 इफोवेंस इज फॉर्म्ड विथ बाय फास्टर रेट, तुम्हें बताना है विथ बाय फास्टर रेट विथ, मतलब यहां पे थोड़ा गड़बड़ है, बाय फास्टर रेट विथ, बाय यहां पे होना चाहिए, विथ ज्यादा आ गया है तो ये विथ को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका नीचे तुम्हें कमेंट्स में आंसर बताना है क्या है। और अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब मान लो कि अब मैं क्या कर रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट ही लिया है मैंने, दोनों में पाउडर लिया है, पहले वाला रिएक्शन है, बट एक में मैंने डाइल्यूट HCl लिया है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या होता है भैया, HCl है, मान लो कि ये मेरे पास HCl है, इसमें मैं बॉटल भर के पानी डाल दिया, मतलब HCl कम है, पानी ज्यादा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब पानी बहुत कम है, HCl बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, एसिड कम है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एसिड ज्यादा है, पानी कम है। ओके, तो यहां पे डाइल्यूट HCl में डाला, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डाला, रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। तो हमें पता चला कैल्शियम कार्बोनेट HCl में डालेंगे, पुराना रिएक्शन है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा, तो ये क्या बनेगा, इफोवेंस, झाग बनेगा इसका। तो बच्चों यहां पे हम क्या देखते हैं कि डाइल्यूट HCl में रिएक्शन स्लो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, लेकिन वही रिएक्शन थोड़ा तेज होता है
कॉन्सेंट्रेटेड HCl में। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। तो जो रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो जल्दी होगा एज कंपेयर टू डाइल्यूट। ठीक है, चलो क्वेश्चन है रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश। तो मैं नीचे इसका कमेंट में आंसर बताना है। और अगला वाला हमारा जो है डी, वो है रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं हीट करता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आयरन प्लस एस है, ठीक है, Fe+S है। फेरिक सल्फाइड मिल रहा है मुझे, तो इसको मैं हीट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है। अब जो मान लो कि इस रिएक्शन में मैं हीट नहीं कर रहा, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर मैं यहां पे हीट नहीं करूंगा तो रिएक्शन जल्दी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं हीट करूंगा रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैंने वो कर्ड वाला एग्जांपल लिया था, समर में जल्दी बनता है, विंटर में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो जल्दी हो जाता है। मान लो इसमें मैंने एक मिश्री का दाना रख दिया, ठीक है, और इसको मैं ठंडे पानी में मिला रहा हूं, टाइम लगेगा। पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देता हूं, जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रेट ऑफ द रिएक्शन डैश ऑन डैश ऑफ द टेम्परेचर। नीचे कमेंट में आंसर बताना है। और लास्ट वाला है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले समझाया था कि क्या होता है, एक ऐसा चीज जो रिएक्शन में जाता है उसके स्पीड को बढ़ा देता है। तो देखो जरा ध्यान से, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस, जिसके मौजूदगी में द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, जो केमिकल रिएक्शन होने का जो रेट है वो बदल जाता है विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, जो प्रोडक्ट है वही बनेगा, कुछ नया नहीं बनेगा। इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। याद कर लेना। एग्जांपल देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन नाइदर इंक्रीजेस और बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज नॉर इंक्रीजेस बाय रिएक्शन द टेम्परेचर। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि एक रिएक्शन है कोई, तो मान लो जिसमें हम पार्टिकल के साइज को छोटे कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के देख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। टेम्परेचर बढ़ा के देख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, हम एक कैटलिस्ट डाल देंगे। मान लो कि MnO2 एक कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है पोटाश वाला, पोटेशियम क्लोरेट, सॉरी पोटेशियम क्लोरेट वाला। तो पोटेशियम क्लोरेट है ये। इससे हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन चाहिए, हो नहीं रहा था, तो हमने क्या डाल दिया, MnO2 डाल दिया, एक कैटलिस्ट डाल दिया, फिर हीट किया, फट से हो गया। समझ रहे हो तुम? तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि डिकम्पोजेस रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैंगनीज, सॉरी मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। गॉट इट? तो ये जो पोटेशियम क्लोरेट है ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो गया, किसके प्रेजेंस में, मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो इट इज अ कैटलिस्ट। ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, कैटलिस्ट है। यहां पे देखो H2O2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वाटर और ऑक्सीजन मिल गया। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड था ये बहुत जल्दी क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया वाटर और ऑक्सीजन में, किसके प्रेजेंस में, मैंगनीज ऑक्साइड। लेकिन रूम टेम्परेचर पे बहुत स्लोली होता है। समझ रहे हो? ये जो रिएक्शन है इसको अगर मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लूंगा तो बहुत स्लो होगा, लेकिन जैसे मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दिया है जल्दी हो गया। तो यहां पे तुम रीड कर सकते हो जो भी मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे पाउडर फॉर्म में डालते हैं। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैटलिस्ट से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दिया। ओके, तो आई रियली होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर है। MnO2 इज डैश एसिड बेस सॉल्ट या कैटलिस्ट, तुम्हें ये बताना है। अब यहां पे देखो Mn क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन है। तो मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है तुम्हें ये बताना है, पता करना पड़ेगा। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है ये पता करना पड़ेगा। तो तुम इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। आई रियली होप कि यहां तक सभी चीजें आप लोगों को क्लियर है। और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं। रिडॉक्स, अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को साथ में लिखता हूं तो ऐसा होता है। यहां पे जो डिवाइड करते हैं इस वर्ड को बीच से, तो जो रेड वाला वर्ड है, ठीक है, और जो ऑक्स वाला वर्ड है, इन दोनों का एक अपना मतलब है। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। चलो ऑक्सीडेशन को पहले समझते हैं, फिर रिडक्शन को समझेंगे और फिर कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल लेते हैं Mg+O, ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने देखा है, MgO, ऑक्सीजन ऐड हो गया प्रोडक्ट में। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन था, नहीं, प्रोडक्ट में है, हाँ, ऑक्सीडेशन है। इससे एग्जांपल, एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हाइड्रोजन निकल गया तो भी हम बोलेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन हुआ है। एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, यहां पे पहले हाइड्रोजन था, अब मैग्नीशियम के पास हाइड्रोजन बचा क्या प्रोडक्ट में, नहीं। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, यहां पे मैग्नीशियम के पास हाइड्रोजन था, अब बचा क्या, नहीं।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, दैट मीन्स कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और देखते हैं बच्चों, यहां पे हमारे पास CH3 है जिसको हम इथेन बुलाते हैं। अभी यहां पे प्रोडक्ट में देखो CH2 बना है, मतलब एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से कम हुआ है, दो हाइड्रोजन गया, ठीक है, तो ये इथीन है, तो यहां पे हाइड्रोजन कम हुआ है ना, ये जो हमारे पास इथेन था यहां पे प्रोडक्ट में उसके पास हाइड्रोजन कम हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लूजिंग हाइड्रोजन, जो भी तुम बोलो, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। बच्चों अब ये रिएक्शन जरा ध्यान से देखना, यहां पे क्या है, CH3CH2OH, इथिल अल्कोहल है ये, ठीक है। यहां पे जब हम इस इथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल बोलते हैं, इसको इथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, इसके बारे में आप कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ोगे तो लोड मत लो, ठीक है। यहां पे ये पोटेशियम क्रोमेट है, ध्यान से देखो क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉरी, एंड H2SO4, इन दोनों के प्रेजेंस में यहां पे ऑक्सीजन आ जाता है इसके पास। ये रिएक्शन भी आप कार्बन कंपाउंड्स में अच्छे से पढ़ोगे। द एसिडिक क्यों, क्योंकि हम H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। द एसिडिक पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट मिक्स ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन, तो अब इसको यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है प्रोडक्ट पे, तो ये ऑक्सीजन कौन देगा, ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट देता है। और यहां पे इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है, बट ऑक्सीजन जो चाहिए था उस दिया किसने, इस चीज ने दिया, इथिल अल्कोहल को जो ऑक्सीजन चाहिए था ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ने दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक ऑक्सीडेंट है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडेंट के एग्जांपल हम ले सकते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, O3 ओजोन, ये सारे क्या एग्जांपल है ऑक्सीडेंट्स के। मतलब ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीजन अवेलेबल करा के दे रहा है या फिर जो ऑक्सीजन दे रहा है फॉर ऑक्सीडेशन। एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बट कुछ क्वेश्चंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रेफर्स टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, नन। नीचे कमेंट में बता देना। 19वां क्वेश्चन है, 20वां है ऑक्सीडेशन रेफर्स टू, नीचे कमेंट में बता देना इसका भी आंसर। और 21वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑक्सीडेंट, इनमें से कौन सा ऑक्सीडेंट है, ये भी तुम नीचे कमेंट में बता देना। बच्चों रिडक्शन को समझते हैं पहले, तो और ज्यादा बेटर तरीके से रेडॉक्स समझ में आएगा। रिडक्शन का पहला मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, जैसे हमने एक रिएक्शन देखा था, वेजिटेबल ऑयल में से हाइड्रोजन गैस पास कर रहा है तो वनस्पति घी मिल रहा था हमें 60 डिग्री सेल्सियस पे इन प्रेजेंस ऑफ निकल एसिड कैटलिस्ट, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मतलब एक और तरीका जिससे हम एग्जांपल और भी देख सकते हैं मुझे चाहिए तो, ठीक है। बट एक और तरीका जिससे हम बोल सकते हैं कि रिडक्शन हुआ है वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मान लो कि यहां पे कॉपर ऑक्साइड है ये प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तो अगर तुम यहां पे देखोगे तो हमें क्या मिला है, कॉपर प्लस H2O, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहां पे। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर तुम यहां पे देखोगे तो CuO के पास ऑक्सीजन था पर यहां पे CuO के पास ऑक्सीजन नहीं बचा, मतलब ऑक्सीजन गया, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर दूंगा मैं एंड में, अभी ध्यान देते रहो बच्चों। ये रिएक्शन लिखते हैं फिर से, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस कॉपर प्लस H2O। इस पॉइंट पे अगर तुम देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन खोया है, दैट मींस कि यहां पे रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन को खो दिया मतलब रिडक्शन हुआ है बच्चों। अब यहां पे अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को पाया है, दैट मींस ऑक्सीडेशन भी हुआ एक तरीके से, ऑक्सीजन को पाना मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पे जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड, उसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन है, हाइड्रोजन, इसको मैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा। उल्टा है, इसको बात में दिमाग में डाल लो, इस बात को दिमाग में डाल लो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बालकों, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली, इसलिए इस सिंगल रिएक्शन को नाम दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। दो टर्म को साथ में लिखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका खुद रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है यहां पे, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात को याद रखना है, उल्टा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, MnO2 प्लस HCl गिव्स अस MnCl2 H2OCl। अब यहां पे अगर तुम MnO को देखोगे तो यहां पे MnCl बन गया, मतलब इसने ऑक्सीजन को खोया है, इसके पास अब ऑक्सीजन नहीं बचा Mn के पास, तो यहां पे रिडक्शन हुआ है। जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है, MnO का रिडक्शन हुआ है, तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है। अच्छा, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इसने HCl ने देखो यहां पे ऑक्सीजन पाया है,
हाइड्रोजन ने पाया, ऑक्सीजन पाया है, तो यहाँ पे HCl का क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। उल्टा है, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रेफर्स टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, नन। तुम्हें नीचे आंसर कमेंट में बताना है। रिडक्शन रेफर्स टू, ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें इसका भी आंसर नीचे कमेंट में बताना है। बच्चों अब जरा ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मैं तुम्हें क्या बोला, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना, रिडक्शन मतलब है कि हाइड्रोजन को ऐड करना। ऑक्सीडेशन मतलब मैंने तुम्हें बताया कि हाइड्रोजन को निकालना, रिडक्शन मतलब मैंने तुम्हें बताया हाइड्रोजन को ऐड करना। उल्टा है दोनों से। एक और बात ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ने खोया है, आगे हम एग्जांपल लेंगे बहुत सारे, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ये तीनों चीजें लिख लेना बहुत जरूरी है। अब एक और जरूरी बात जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस्ड होता है, मतलब जिसका रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, नन। तुम्हें नीचे कमेंट में आंसर बताना है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, नन। अब बच्चों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इन सभी क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में बता देना। फाइनल और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर से, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो मैंने 4 टेस्ट ट्यूब लिया है, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, ऑयल का लेयर लिया, ऑयल मतलब तेल, ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे बॉइल्ड वाटर है और उसमें मैंने कील डाल दिया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने कील डाला है लेकिन यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब ये ऑयल मैंने क्यों डाला है, क्योंकि वेपर बाहर ना निकले। ओके, तीसरे सॉल्यूशन में मैं तीसरे टेस्ट ट्यूब में क्या किया, खाली एयर है, मैंने कुछ भी नहीं डाला। और चौथे सॉल्यूशन में मैंने इसको पैक कर दिया है और नीचे डाल दिया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो क्या करता है, इसके अंदर एनहाइड्रस जो कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या करेगा भाई साहब, यहां से जो मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बैग वगैरह कुछ नया लेते हो तो उसके अंदर होता है ना। अब देखो यहाँ पे पहले वाले केस में नेल रस्ट वेरी स्लाइटली, बहुत कम रस्टिंग होगा इसके ऊपर, बहुत कम जंग लगेगा। दूसरे वाले केस में नेल रस्ट क्विकली, यहां पे सॉल्ट सॉल्यूशन में नेल बहुत जल्दी रस्ट होगा, एकदम फट से हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे वाले में बहुत स्लो होगा, एकदम ही स्लो होगा, ठीक है। और मतलब स्लो होगा, एकदम स्लो नहीं बोल सकते, यहां पे एकदम स्लो था, स्लो होगा। और इसमें बिल्कुल भी नेल रस्ट नहीं होगा। इससे क्या समझ में आया कि रस्टिंग जो है उसके लिए क्या चाहिए, खाली खाली पानी से हो जाएगा, शायद नहीं। खाली हवा से हो जाएगा, शायद नहीं। मॉइस्चर नहीं होगा, हवा नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, नेल रस्ट नहीं होगा। तो इसको पानी चाहिए, हवा चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि बोथ एयर वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग होने के लिए एयर और वाटर दोनों चाहिए होता है। समझना बच्चों ध्यान से। सर्टन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्ट्स ऑन द मेटालिक सरफेस। मेटालिक सरफेस के ऊपर है जो तुम्हें फोटो में दिख रहा है, ऐसा कुछ सर्टन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सब्सटेंस आ जाता है। इस चीज को जो लेयर है इसको हम रस्ट कहते हैं। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3, X मतलब मल्टीप्लाई बाय H2O, और यहाँ पे X मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि वाटर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो Fe2O3 डॉट H2O या फिर डॉट XH2O या फिर XH2O, ऐसे तुम याद कर सकते हो, तो ये याद कर लेना जरूरी है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज करोजन। ये जो डिके एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना आयरन का, इस चीज को हम करोजन कहते हैं। इज इट सिंपल, डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू वाटर एंड एयर या फिर मॉइस्चर, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज कोरोजन। इसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो रहा है आयरन के ऊपर और उसका फॉर्मूला Fe2O3 XH2O। अगला बच्चों क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर रस्ट इज, तुम्हें नीचे कमेंट करके जवाब देना है। 26 क्वेश्चन है। और रैंसिडिटी, रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा अच्छा से समझते हैं। अगर मैंने ना बच्चों जो ऑयल है या फिर जो घी है उसको लंबे समय तक कहीं पे छोड़ दिया खुले में, तो एटमॉस्फेयर के एयर के कारण वो रैंसिड हो जाएगा। मैं बताता हूं रैंसिड होना मतलब क्या होता है। लेकिन अगर ऐसे ऑयल और घी में अगर हम खाना बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है, मतलब वो टेस्टी नहीं रहता, उसका थोड़ा अलग ही टेस्ट होता है। अब रैंसिड हो जाना मतलब होता है कि कोई भी चीज ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जो फूड स्टफ है आपका, जो ऑयल या फिर घी है, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ठीक है, ड्यू टू द ऑक्सीजन या फिर एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि रैंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आप क्या करोगे, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर लोगे। दूसरा यह है कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द फूड स्टफ कैन आल्सो बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। आप क्या करोगे, एक एयर टाइट कंटेनर में उसको रख दोगे, जिससे क्या होगा, ये बहुत स्लो हो जाएगा, जल्दी रैंसिड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए तुम देख सकते हो कि प्रिजर्व किया जाता है हमारे कुछ सामान को, जैसे कि अचार वगैरह रखा जाता है, फिर कुछ भी खाने को हम पैक करके रखते हैं। बच्चों
तुम लोगों ने यार चिप्स वगैरह तो खाया ही होगा। जब तुम चिप्स वगैरह खाते हो तो उसका जो पैकेट होता है बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर मटेरियल बहुत कम होता है, तो तुम्हें पता है उसके अंदर जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है। तुम्हें नीचे कमेंट में बताना है कि वो एंटीऑक्सीडेंट कौन सा गैस होता है जिससे हम उसका ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंसिडिटी ऑफ द फूड स्टफ कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। तुम्हें नीचे कमेंट में इसका जवाब देना है और यहां पे हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है खत्म। कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसको ट्राई करना, नहीं जमेगा तो मुझे बताना, उसके भी सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा इफ यू वांट। और अगर अब तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पे बच्चों आपको स्टडी मटेरियल और ये नोट्स मिल जाएगा जैसे ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना, और इस चैनल पे और भी वीडियोस मैंने डाल दिया, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक जरूर करना। और अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो एक बार नीचे लिख दो मचाएंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।